हेलो दोस्तों, नमस्कार। खबर चक्र केसी में आपका पुनः स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनोद डोभाल बिन्नी। आज हमारे साथ एक खास शख्सियत हैं जो अभी एजुकेशन ले रहे हैं और 12th क्लास में हैं। आगे का जो परिचय है हम इनसे ही जानेंगे और इनके हॉबी के साथ साथ में जो आजकल समाज में जो कुछ भी चक्र चल रहा है वो तमाम बातें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस खूबसूरत इंटरव्यू की। तो सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम संस्कृति मंद्रवाल है। संस्कृति मंडराल जी, आप किस गांव से हैं? आपका जिला क्या है और आप कौन सी क्लास में अभी एजुकेशन कर रही हैं? मैं टिहरी गढ़वाल ज़िले से हूँ और मेरे गांव का नाम खांड रजाखेत है और मैं अभी 12th क्लास में हूँ, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उनियालसारी चंबा। संस्कृति जी, बहुत खुशी हुई है कि आप टिहरी गढ़वाल के खांड गांव से, और खांड गांव आज टिहरी डैम की भेंट चढ़ चुका है। दोस्तों, आपको बता दें कि 2005 में खांड गांव टिहरी में बने डैम के कारण जो झील थी उसमें डूब गया था और कुल मिला के 37 गाँव डूबे थे। उन्हीं में से एक गांव खांड गांव है और खांड गांव के जो लोग हैं वो पथरी हरिद्वार में विस्थापित हो गए थे। कुछ लोग अपनी इच्छा से दिल्ली, देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में ही बस गए थे, लेकिन सभी के पास सरकार के द्वारा जो ज़मीन आवंटित की गई है विस्थापित के लिए वो पथरी में है। तो अब हम आगे शुरुआत करते हैं। तो अभी आपने बताया कि आप 12th क्लास में पढ़ रही हैं और बीच में 2 साल से जो कोरोना का एक चक्र चल रहा है, कुल मिला के जनजीवन बहुत बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ। व्यवसायियों के व्यवसाय उजड़ गए, सामाजिक दूरियां बनाई गई, साथ ही साथ आध्यात्मिक कार्यक्रम जो बहुत बड़े बड़े होते थे उस पर भी विराम लग चुका था, यातायात पे विराम लग गया था और महंगाई भी उस समय काफ़ी बड़ी थी। बच्चों की जो एजुकेशन थी उस पर बहुत बुरा असर पड़ा। ऑनलाइन क्लासेस चलानी पड़ी और ऑनलाइन क्लासेस भी लोगों को पढ़ने में, यानी बच्चे जब ऑनलाइन क्लासेस में बैठते थे तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो आप कोरोना काल को किस रूप में देखते हैं और अभी कोरोना की क्या स्थिति है? भविष्य में आपको क्या लगता है, सावधानियाँ किस प्रकार से बरतने की ज़रूरत है? क्या कोरोना हमारे लिए एक सबक था? मेरे विचार से जैसे कि हमने देखा कि कोरोना की वजह से हमारे देश की आर्थिक स्थिति गिर गई थी और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना समाज को करना पड़ा था सभी लोगों को। पूरे विश्व भर में कोरोना ने तबाही मचा दी थी। लेकिन कोरोना के जितने नुकसान हुए हैं उतने ही कोरोना से लोगों को फ़ायदे भी हुए हैं। अगर हम एक अलग नज़रिए से देखें तो कोरोना में लोगों को समय मिला है, जैसे कि वो अपने व्यवसायों में, अपने काम धंधों में जो कि व्यस्त रहते थे, तो कोरोना की वजह से उन्हें कुछ और अलग करने के लिए जो कि वो समय ना मिलने के कारण से नहीं कर पाते थे और उन्हें अपने परिवार के साथ समय बिताने के लिए मतलब कोरोना ने एक अवसर उन्हें दिया। और देखिए, जहाँ तक बात है कि कोरोना ने पूरे विश्व भर में तबाही मचा दी थी, तो उसमें हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है कि हम सही तरीके से सावधानी हम बरतें। जैसे कि हमें गाइडलाइंस दी गई थी कि मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत जाइए। कुल मिलाकर के एक जो सामाजिक नज़रिया है और अवेयरनेस के हिसाब से आप बता रहे हैं कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। एक स्टूडेंट के रूप में आप किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि जब स्कूल बंद हो गए थे, कुछ समय तक क्लास नहीं चली, उसके बाद ऑनलाइन क्लास शुरू हुई, तो आपने किस तरह से स्ट्रगल किया और कितना आप अपने आप को एडजस्ट कर पाए उस माहौल में? कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो चुके थे, तो ऑनलाइन क्लास से ही स्टडी करनी पड़ती थी और ऑनलाइन क्लासेस में दिक्कतें काफ़ी आई। कभी मतलब बच्चों के पास तो ऐसा होता है कि कई बच्चों के पास होता है कि मोबाइल नहीं होता है, स्मार्टफ़ोन, तो उन्हें क्लास पढ़ने में दिक्कत आती है। और जैसे कभी नेटवर्क प्रॉब्लम ही हो जाती है। जैसे कोरोना के टाइम पे सभी लोग गांव में चले गए थे, तो गांव में काफ़ी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है। तो हमने भी एडजस्ट किया है। कभी कभी क्लासेस हमारी छूट जाती थी क्योंकि होता था, जैसे क्लास के टाइम पे कभी कोई और काम आ जाता था, तो उस वजह से क्लासेस छूट जाती थी। तो उन क्लासेस को पढ़ने के लिए हम यूट्यूब की मदद लेते थे, क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा है कि आप जितनी बार उसे पढ़ना चाहो आप पढ़ सकते हो। तो इसलिए हम उसके लिए यूट्यूब की मदद लेते थे और इस तरह से हमारा जो सिलेबस था वो भी कवर होता जा रहा था और इसी तरह से हम अपनी पढ़ाई करते जा रहे थे।
जी, आप देख सकते हैं कि आजकल जो सोशल मीडिया है, चाहे यूट्यूब हो या फिर अन्य जो एप्लीकेशंस है, उसके माध्यम से बच्चों को एजुकेशन में काफ़ी सपोर्ट मिलता है। और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफ़ोन जितने लाभदायक हैं, उतने हानिकारक भी है। तो हम हर किसी स्टूडेंट से यही गुजारिश करते हैं, उनके पेरेंट्स से यही गुजारिश करते हैं कि बच्चों को जो आधुनिक तकनीकें हैं, वो अवश्य दें, लेकिन वो सकारात्मक रास्ते पे आगे बढ़ें और उसको अच्छाई के लिए प्रयोग करें। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोविड काल में जब कर्फ्यू लगा था, लॉकडाउन हुआ था, उस समय काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ा। शिक्षा का एक अलग ही तरीका सबने देखा, सबने उसको अपनाया, किसी की मजबूरी थी, किसी के लिए ज़रूरी था। तो जो हाई स्कूल की एग्ज़ाम जो आपने दिए, तो एक अलग सा उत्साह होता है। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, पढ़ने में अच्छे होते हैं, तो उत्साहित होते हैं कि एग्ज़ाम कब हों, कब हमारा रिजल्ट आए। और जो पढ़ने में वीक होते हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं, वो एग्ज़ाम से डरते हैं। तो जो अच्छे बच्चे हैं, जब रिजल्ट आए तो रिजल्ट उस तरह का नहीं आया जो पहले आता था। सीधे सीधे बच्चों को ए बी ग्रेड दे करके पास आउट कर दिया और 11th क्लास में उनका प्रमोशन हो गया। पढ़ने वाले बच्चों को इससे क्या झटका लगा है, और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्होंने इसको किस ढंग से देखा है? आप दोनों की बातें अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हम मेरिट में आएँ, हमारा एक अलग सा नाम हो, हमें एक मेधावी छात्र के रूप में पहचाना जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं सपने इस बार टूटे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगी कि कोरोना की वजह से जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोर्ड में सभी को पास कर दिया था। रिज़ल्ट उन्होंने अपने हिसाब से बना दिए थे। तो जो खुशी, मतलब एग्ज़ाम दे के जो खुशी होती है पास होने में, या फिर आपने टॉप किया है, आपकी परसेंटेज अच्छी आई है, तो जो खुशी होती थी उस तरह की, मतलब कोई उत्साह हमारे मन में नहीं था। बस हाँ, ये था कि रिज़ल्ट मिल गया है, अब आपकी परसेंटेज सही आए चाहे गलत आए, अब पास सभी हो चुके थे। और बाकी पढ़ने वाले बच्चों की बात करें तो हाँ, परसेंटेज कम ज़्यादा आने से उन्हें थोड़ा तो फ़र्क पड़ा है, क्योंकि हो सकता था कि अगर वो बोर्ड के एग्ज़ाम देते तो शायद उनकी परसेंटेज और अच्छी आती। जो आपने कुल मिला के हाई स्कूल में खोया है, क्योंकि आप भी एक पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, और आपको उम्मीद थी कि मेरिट में मेरा इस बार नंबर आएगा। 11th में आपने किस प्रकार से समय बिताया, और 12th के लिए जो आगे परीक्षा आएगी उसके लिए किस प्रकार की तैयारियां, और नई शिक्षा नीति भी लागू होने वाली है, उसे भी आप किस नज़रिए से देखते हैं? 10th तो मेरा कोरोना की वजह से ऐसे ही चला गया था। हालांकि मेरी परसेंटेज ठीक ठाक ही थी, 92% तक मेरी आ चुकी थी। लेकिन मैं ज़्यादा मतलब ज़्यादा चाहती थी कि मेरी इससे ज़्यादा आए। मैं चाहती थी कि 95 प्लस तक मेरी आई जाए। लेकिन कोई बात नहीं, एक और मौका हमें मिला है 12th में करने का, इसलिए मैं काफ़ी मेहनत करूँगी 12th में। अभी मैं 12th में गई हूँ और अभी हमारी पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन मैं मेहनत कर रही हूँ। मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया है, और मैं चाहती हूँ कि इस बार मैं मेरिट में आऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज में लेके आऊँ। नई शिक्षा नीति के बारे में क्या बताएंगे? नई शिक्षा नीति में क्या क्या अलग से मिलने वाला है एजुकेशन के फील्ड में? नई शिक्षा नीति में बच्चों को प्रैक्टिकली तरीके से पढ़ाया जाएगा। मतलब जैसे पहले मतलब हमारे जो नॉर्मल है, तो इस तरह से कि रट्टू तोता तरीके से जो बच्चे पढ़ते हैं, तो उस तरह की जो नीति है उसे ख़त्म करके और बच्चों को प्रैक्टिकली समझाया जाएगा, बताया जाएगा, ताकि वो और अच्छे से समझ सके। जो ना पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि देखिए वो पढ़ते क्यों नहीं, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ पाता है, और वो मतलब उन्हें वो क्लासेस बोरिंग लगने लगती है, उन्हें पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है, और जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट होता है हम उसको दिल से करते हैं। तो नई शिक्षा नीति के तहत पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा, ताकि जो आने वाले भविष्य है वो अच्छी तरीके से समझ कर पढ़ाई करे, ताकि हमारे देश को आगे बढ़ने में मदद मिले। जी, एजुकेशन को इंटरेस्टेड बनाया जाएगा। यदि आप हमारे दर्शकों को बता पाएँ कि इसमें इंटरेस्टेड क्या होगा, क्लासों को किस प्रकार से बांटा है, अगर आपको इस बारे में जानकारी है तो आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। मुझे इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, जैसा कि मैंने अभी कहा है कि क्लासेस प्रैक्टिकली तरीके से करवाई जाएंगी। आप अपनी मनपसंद सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। जैसे 10th और 9th से हम सब्जेक्ट चूज़ करने लगते हैं, तो उस प्रकार से क्या होता है कि स्कूल में एक वो रहता है कि आपको मैथ्स लेनी है या फिर बायो लेनी है या फिर आर्ट, इस टाइप से।
लेकिन नई शिक्षा नीति में ऐसा नहीं होगा। नई शिक्षा नीति में जो सब्जेक्ट आपको अच्छी लगती है आप उसे पढ़ सकते हैं। और इसमें जैसे कि हर एक चीज़ के बारे में, माना कोई भी चीज़ जाननी, लाइक कोई फ़ोन है हमारे पास, तो उसके बारे में उसकी डिटेल हमें बताई जाएगी कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो इतने सारे ऐप्स को कंट्रोल कर रहा है, इसका प्रोग्रामिंग तरीका क्या है। इस तरीके की चीज़ें पढ़ाई जाएगी और जिससे कि हमारे देश को आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिलने वाली है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने का फैसला लिया है। हर चीज़ में बदलाव होते हैं, लेकिन शिक्षा में बदलाव होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा से ही हमारा भविष्य बनता है। नई शिक्षा नीति के तहत 10+2 के फॉर्मेट को संपूर्ण रूप से खत्म कर दिया जाएगा तथा 5+3+3+4 के फॉर्मेट को लागू कर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत 4 स्टेज होंगे। पहला स्टेज होगा फाउंडेशन स्टेज। यह स्टेज 5 साल का होगा, जिसमें प्री प्राइमरी तथा फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे पढ़ाई करेंगे, यानी प्री प्राइमरी के 3 साल तथा फर्स्ट और सेकंड के 2 साल। फिर होगा प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें क्लास 3rd से 5th तक के बच्चे पढ़ाई करेंगे। फिर होगा मिडिल स्टेज, जिसमें क्लास 6th से 8th तक के बच्चे पढ़ाई करेंगे। इन्हें कई सब्जेक्ट्स का नॉलेज दिया जाएगा तथा इन्हें व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाएगा। इन्हें कोडिंग सिखाई जाएगी, सॉफ्टवेयर के बारे में सिखाया जाएगा तथा इन्हें वोकेशनल कोर्स करवाया जाएगा और प्रोफेशनल और स्किल्ड बेस्ड शिक्षा दी जाएगी। फिर होगा अंतिम स्टेज, यानी सेकेंडरी स्टेज। इस स्टेज में 9th से 12th तक के बच्चे पढ़ाई करेंगे। इसमें बच्चे अपनी योग्यता तथा पसंद के अनुसार किसी भी सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं और इसके अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में भी काफ़ी परिवर्तन किए गए हैं तथा अन्य कॉलेजेस के लिए भी काफ़ी कुछ नए नियम बनाए गए हैं। धन्यवाद। आपने अभी इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम देने हैं और उसके लिए आपकी तैयारी लगातार जारी है और उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं कि आप मेरिट में आइए, लेकिन इतनी मेहनत आप किस लिए कर रहे हैं? सिर्फ इंटर को पास करने के लिए, या फिर आपका कोई बड़ा सपना है लाइफ में जिसकी तरफ आप अग्रसर होना चाहती हैं? एक तो देखिए, हाँ, इंटरमीडिएट तो खैर पास करना ही है, लेकिन जब पास करना है तो कुछ अच्छे तरीके से, कुछ ज़्यादा मैं अपनी परसेंटेज रखना चाहती हूँ इस बार। और बड़ा सपना तो अभी फ़िलहाल मेरा ये, पहले तो मेरा गोल है कि मैं इंटर कर लूँ, देन ग्रेजुएशन, और फिर मेरा एक काफ़ी बड़ा सपना है कि मैं एक IAS ऑफिसर के रूप में खुद को देखना चाहती हूँ। और एक और गोल जो मेरा है, इंटरमीडिएट में मेरिट में आने का मेरा एक और गोल है कि लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जानें। जी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाना है और आपसे प्रेरित होकर के और स्टूडेंट जो आपके पीछे हैं, कोई अभी 6th में, 7th में, 8th में, वो आपको फॉलो करे, आपकी तरह बनना चाहे। और आप एक एग्ज़ाम्पल सेट करना चाहते हैं कि एजुकेशन में जब आप एजुकेशन ले रहे हैं, आपका स्कूल कहाँ है, आपका परिवार कौन सा है, आपका गांव कौन सा है, ये सब कुछ मायना नहीं रखता है। लेकिन यदि आप प्रॉपरली एजुकेशन को अच्छी तरह से ले रहे हैं तो आपका जो गोल है वो भी अच्छा होना चाहिए और आप एक प्रेरणा के रूप में अपने आप को रखना चाहते हैं ताकि अन्य छात्र भी आपसे प्रेरित हों। तो IAS बन के हम उम्मीद करते हैं आप IAS बनेंगे, और क्योंकि एक IAS ऑफिसर देश की सबसे बड़ी सेवा करता है, उनके हाथ पे पूरा मैनेजमेंट होता है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, और निर्णय लेने की क्षमता से ही हमारा चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे स्टेट हो, चाहे कंट्री हो, ये स्ट्रांग बनते हैं। तो भारत में अच्छे IAS ऑफिसर जब जब आए हैं तो कहीं ना कहीं देश को काफ़ी इसका लाभ भी प्राप्त हुआ है। तो क्योंकि हमारे क्षेत्र से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, काफ़ी भौगोलिक परिस्थितियाँ वहाँ की अच्छी नहीं हैं और काफ़ी संसाधन जुटाने भी आसान नहीं है वहाँ पे। तो गांव से एक बड़ी सोच रखना, क्योंकि पहले बोलते थे कि शहरी बच्चे और गांव के बच्चे बहुत अंतर है, क्या आपको वास्तव में वो अंतर नज़र आता है? आज हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एजुकेशन के लिए लोग तरसते हैं, बताते हैं कि एजुकेशन का स्तर अच्छा नहीं है, और अधिकतर लोग लगातार पलायन कर रहे हैं अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए, लगातार शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। और जो अंग्रेजी स्कूल हैं, जो प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल हैं, वहाँ पे बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं। जबकि आप शिशु मंदिर, विद्या मंदिर में पढ़े हैं, तो क्या आपको लगता है कि शिशु मंदिर, विद्या मंदिर में जो एजुकेशन दी जा रही है, यदि बच्चे उसको अच्छे ढंग से रीड करें,
पेरेंट्स अच्छे ढंग से बच्चों को गाइड करें, क्या वो पर्याप्त है या फिर वास्तव में अंग्रेजी के स्कूलों में जाकर ही अच्छी शिक्षा ली जा सकती है? मेरा मानना है कि बच्चों को सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत होती है, चाहे वे अंग्रेजी मीडियम में पढ़े या हिंदी मीडियम में। और हिंदी मीडियम में यानी कि विद्या मंदिर में पढ़ने का मेरा एक मम्मी पापा का भी एक ही मकसद रहा है कि बच्चे एक तो अनुशासित रहें, दूसरा क्या बोलते हैं कि विद्या मंदिर में संस्कार सिखाए जाते हैं, संस्कार दिए जाते हैं। तो ये सच बात है कि संस्कार दिए जाते हैं, और ये मैंने खुद अपने स्कूल टाइम में इसका अनुभव मुझे महसूस हुआ है। हमारे जो टीचर हैं वो हर तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे प्रिंसिपल सर हैं, तो मतलब उनके जैसा प्रिंसिपल सर मैंने आज तक देखा नहीं है। वो रोज़ मतलब जब प्रेयर होती है हमारी, तो उसके बाद थोड़ा टाइम निकाल के और सभी बच्चों को काफ़ी मोटिवेट करते हैं, ताकि वे अपने जो वो करना चाहते हैं लाइफ में आगे, उसके लिए वो और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। जी, तो धन्यवाद करते हैं हम परमार जी का। और परमार जी भी यदि इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्टूडेंट आपसे काफ़ी प्रेरित होते हैं और कहीं ना कहीं भविष्य में आप एक बहुत बड़ी नींव रखने जा रहे हैं, और आपकी रखी हुई नींव पर हमारा क्षेत्र बहुत मजबूती से खड़ा होगा। नए नए विकास कार्य यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और हम लगातार आपसे यही अपेक्षा करते हैं कि आप दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि करें, आपका विद्यालय और अधिक अच्छी एजुकेशन के साथ आगे बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो, यदि इच्छा शक्ति है तो इच्छा शक्ति से ही अच्छी एजुकेशन ली जा सकती है। वरन यदि विद्यार्थी पढ़ने में कमज़ोर है या उसकी लगन नहीं है, पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो दुनिया के किसी भी अच्छे स्कूल में आप उन्हें एडमिशन दिला दीजिए, वो फिर भी अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकते हैं। और जहाँ तक विद्या मंदिर के बारे में यहाँ पे संस्कृति मंदरवाल जी ने बताया है, तो विद्या मंदिर में जो संस्कारों की इन्होंने बात की है, तो विद्या मंदिर हो या फिर हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, हमारा जो सिलेबस दिया है वही हमें सिखाता है, अयम निजा प्रोवेति गणनाम लघुचेत साम उदार चरितानंतु वसुदैव कुटुम्बकम, जो सारे विश्व को ही अपना परिवार मानता है। ये एजुकेशन भारतीय शिक्षा नीति की जो मूलभूत पाठ्यक्रम है उसी में पढ़ने को मिलेगा। किसी अंग्रेजी स्कूल में हमें दूसरे टाइप की शिक्षा मिलेगी, और हमारे इस जो शिक्षा है, जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कार हैं, इसकी यदि सबसे अच्छी कहीं पे बात हो सकती है, कहीं पे दर्शन हो सकता है, तो विद्या मंदिर है। और इसीलिए जो संस्कारों पर चलने वाले, संस्कारों पर बढ़ने वाले पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को विद्या मंदिर की तरफ ही अग्रसर करते हैं और वहीं पे एडमिशन दिलाते हैं। तो संस्कृति जी, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे। शहरों में जो कुछ हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे सुख सुविधाएं हैं। आप भी अभी देहरादून में आ रखे हैं, लगभग आपको 1 हफ्ता यहाँ पे हो चुका है। यहाँ पे हमें जब भी कुछ भी आवश्यकता होती है, हमारे जेब पे पैसे होने चाहिए, हम वो चीज़ अवेलेबल करके किसी दुकान पे जा कर के, किसी मॉल में जा कर के, कॉम्प्लेक्स में जा कर के ख़रीद लेते हैं। अपनी जो हमारी आवश्यकता है उसको बहुत जल्दी पूरा कर सकते हैं। कहीं जाना है तो हमारे पास यदि अपना वाहन नहीं है तो कन्वेंस की भी दिक्कत नहीं यहाँ पे। जबकि पहाड़ों में, चाहे वो चंबा हो, रजाखेत हो, प्रताप नगर हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं यदि हमें अपने गांव जाना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं कोई गाड़ी हमें हायर करनी पड़ती है, 2-3 हज़ार उससे बुकिंग देनी पड़ती है। तो गांव में जो पिछले 5 साल में, 5 साल पहले आप 4वीं 5वीं में रहे होंगे, 5वीं 6वीं 7वीं क्लास के लगभग रहे होंगे, तो कुछ परिवर्तन आपको नज़र आ रहा है कि गांव भी शहरों की तरह अग्रसर हो रहे हैं, शहरों की तरह बन रहे हैं? कुछ ऐसा दिखने में लगा आपको? चाहे वो सड़कें हों, वाहन सेवा हो, या फिर टेक्निकली एजुकेशन हो, चाहे कंप्यूटर हो, तो कहीं ना कहीं गांव और शहरों की जो दूरी है, ये पहाड़ों की और मैदानों की जो दूरी है, वो कम हो रही है इस मामले में, टेक्नोलॉजी, यातायात या शिक्षा? जी हाँ, इन पिछले 5 सालों में जो कुछ मुझे देखने को मिला है, अपने गांव में परिवर्तन जो कुछ मुझे देखने को मिले हैं, तो जो हमारा पहले स्कूल हुआ करता था सरस्वती शिशु मंदिर रजाखेत, वहाँ भी काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। जैसे पहले बच्चों को बैठने के लिए दरियाँ बिछाई जाती थी, तो अब वहाँ बेंच अब उपलब्ध हैं। और गांव में भी काफ़ी अब अच्छे खासे मकान वहाँ बनने लग गए हैं।
और सड़कों का निर्माण होने लगा है। हमारे गांव में भी सड़क नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ भी डेवलपमेंट हो रहा है। और मार्केट जो है हमारे गांव रजाखेत का, तो वो भी काफ़ी बड़ा अब होने लगा है धीरे धीरे। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अब रजाखेत में भी एक नगर पालिका बन रही है, नगर पंचायत। नगर पंचायत। हाँ, तो नगर पंचायत से स्टार्ट होगा और जैसे जैसा फैला होगा तो नगर पालिका भी बनेगी। तो आपके रजाखेत के आसपास कुछ विश्व प्रसिद्ध धरोहर जो बनकर तैयार हुई हैं, या यूं कहें कि कुछ ऐतिहासिक गांव, ऐतिहासिक नगरों को बलिदान करके, मिटा करके हमने कुछ ऐसी उपलब्धियां भी वहाँ पे देखी हैं जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया भर के लोग आते हैं। चाहे वो 42 वर्ग किलोमीटर की टिहरी झील हो, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध हो, या फिर भारत का सबसे बड़ा झूला पुल हो। इनके बारे में कुछ आप कहना चाहिए तो, या आपने प्रत्यक्ष उनको देखा है, डोबरा चांटी पुल देखा हो, तो आपने क्या अनुभव किया उसको देख के? इन सब जो भी ये जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, इनको मतलब इनमें डेवलपमेंट काफ़ी आ रहा है, क्योंकि हमारा जो राज्य है उत्तराखंड, हमारे राज्य में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और हो सकता है कि अगर वहाँ वो जगह डेवलप हो तो काफ़ी अच्छे टूरिस्ट स्पॉट मतलब पर्यटन स्थल वहाँ बन सकते हैं घूमने के लिए। और काफ़ी बड़ी मात्रा में उत्तराखंड में पर्यटकों की संख्या काफ़ी है, देश विदेश से लोग घूमने के लिए आते हैं, तो वहाँ थोड़ा और डेवलपमेंट की ज़रूरत मुझे लगती है। और बाकी जो भी है जैसे डोबरा चांठी पुल, झूला पुल है, और भी जगहें जो है, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब टिहरी में या फिर किसी और जगह भी तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। कुल मिला के टिहरी बहुत जल्द उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि भारत का भी सबसे बड़ा पर्यटक स्थल, टूरिस्ट पैलेस बन सकता है। और टूरिज़्म के क्षेत्र में टिहरी गढ़वाल में काफ़ी विकास होने की संभावना है और लगातार विकास हो भी रहा है, चाहे कछुए की चाल से हो रहा है लेकिन हो रहा है। सरकारों से यही गुजारिश है कि विकास कार्य को शीघ्रता करें और जितना जल्दी यहाँ पे टूरिस्ट क्षेत्रों का विकास होगा उतनी अधिक मात्रा में यहाँ पे पर्यटक आएंगे और राज्य का जो राजस्व है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इसके अलावा में जो गाँव का जनजीवन है, क्योंकि आप बुनियादी तौर पे गाँव से भी जुड़े हुए हैं, हालांकि आपका जो मूल गांव है वहाँ पे आपका जन्म हुआ नहीं हुआ, आपके जन्म से पहले ही डूब गया था या फिर जन्म के बाद डूबा। खांड आपका गांव था, खांड आज जल समाधि ले चुका है और वहाँ पे खंडहर भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी यादें वहाँ से जुड़ी हैं, नहीं जुड़ी हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स की यादें वहाँ से जुड़ी होंगी और वो कुछ ना कुछ शेयर उसके बारे में करते रहते होंगे। खांड से आप विस्थापित हुए, रजाखेत में आप रहते हैं, वर्तमान में आपका चंबा में रूम ले रखा है एजुकेशन के लिए, लेकिन जो एक छानी है आपकी, यानी गांव से कुछ दूर जो एक डांडा कहो या छानी कहो, जहाँ पे अस्थायी रूप से उस समय रहा जाता था, लेकिन आज वो स्थायी हो चुका है और सिल्ला नाम से वो स्थान है जहाँ पे आप रहते हैं और आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं। तो ज़मीनी तौर पे गाँव की जो लाइफ स्टाइल है, आपके छोटे भाई होंगे, घर में पशु होंगे, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? उनके अंदर का भोलापन या फिर जो आज की तेज़ तर्रार लाइफ है जो आप देहरादून में भी देख रहे होंगे, चंबा में भी काफ़ी एडवांस लोग हो चुके हैं, मॉडर्न ज़माना आ गया है, तो उन दोनों को आप किस तरह से देखते हैं, गांव की लाइफ स्टाइल और शहर की लाइफ स्टाइल? देखिए, मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे गांव की लाइफ स्टाइल काफ़ी पसंद है शहरों से ज़्यादा। तो वहाँ सबसे बड़ी बात वहाँ शांति है, जो कि शहरों में देखने को बहुत कम मिलती है। कोई कोई जगह होती है जहाँ हमें कोई पीसफुल जगह होती है, लेकिन गांव में हमारा जहाँ घर है गांव में, वो बहुत ही ज़्यादा पीसफुल जगह है और मुझे वहाँ जाना बहुत पसंद है। मैं हर छुट्टियों में वहाँ जाती हूँ। चंबा आने की तो केवल एक ही वजह थी हमारी कि पढ़ाई के लिए चंबा आना पड़ा, क्योंकि स्कूल की वहाँ सुविधा नहीं थी। स्कूल वहाँ था, इंटर कॉलेज वहाँ है, लेकिन उसमें इतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है, बच्चे यूं ही बंक मार के घूमते रहते हैं। तो मैंने मतलब मम्मी ने सोचा कि पढ़ाई के लिए आगे जाना चाहिए, जब बच्चों की पढ़ाई में रुचि है तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए।
तो इसलिए हम चंबा आ गए। बाकी हमारा गाँव बहुत अच्छा है, वहाँ शांति है, और वहाँ एक क्या होता है ना कि शहरों में मतलब खुला नहीं होता है घूमने के लिए, है ना, क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है। अब मैंने देहरादून में ही देखा है, कहीं कहीं तो पाँव रखने तक की जगह नहीं है। तो इसलिए मुझे गांव काफ़ी अच्छा लगता है। गांव में इधर उधर कहीं भी आप घूम सकते हो, खेत होते हैं, काम करने के लिए भी आपको कभी बोर नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि गांव में बहुत सारे काम होते हैं। ऊपर से जो हरे भरे खेत देखने को मिलते हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है गांव में। हमारे गांव के ठीक सामने टिहरी झील है, उसके ऊपर फिर एक पीपल डाली का पुल है, और वो जो नज़ारा होता है बहुत ही अच्छा लगता है उसे देख के। ठीक सामने खैट पर्वत है, जिसे कि परियों का देश कहा जाता है। तो सुबह सुबह उठकर अगर हमें नज़ारा देखने को मिलता है तो फिर और चाहिए क्या। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि सामने टिहरी झील दिखती है, पीपल डाली का झूला पुल दिखता है, और ऊपर की तरफ विश्व प्रसिद्ध परियों का देश खैट पर्वत है। तो संस्कृति जी, जब आप भविष्य में अपनी मेहनत के बल पे, अपने बड़ों के आशीर्वाद से, और जो आपकी लगन है, जो आपकी चॉइस है कि एक आईएएस ऑफिसर बनेंगे, यदि आप एक आईएएस ऑफिसर बनती हैं तो क्या आप अपने क्षेत्र में जो प्रसिद्ध खैट पर्वत है, जिसे पर्यटन के रूप में भी वो पहचान नहीं मिल पाई है जो मिलनी चाहिए थी, वहाँ पे पैराग्लाइड यानी पैराशूट की उड़ान जो होती है उसकी ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छा उसे बताया जाता है। नीचे पूरी झील का दृश्य देखने को मिलता है, ढुंगुमंदार का जो पूरा पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ से देखने को मिलता है। तो यदि आप एक आईएएस ऑफिसर के रूप में सेवा में आते हैं तो खैट पर्वत आपके लिए लिस्ट में किस स्थान पे होगा कि आप उसको विकास की एक नई शुरुआत के रूप में तैयार करें? खैट पर्वत एक महत्वपूर्ण जगह होगी मेरे लिए, जिसमें मैं विकास कर सकती हूँ, करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि देखिए वहाँ टूरिस्ट का आना जाना इसलिए बहुत कम है क्योंकि एक तो वहाँ यातायात के लिए कोई साधन नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ सड़कें नहीं हैं अभी पर्याप्त सड़कें जो होनी चाहिए। वहाँ काफ़ी ज़्यादा चढ़ाई भी है, इसलिए वहाँ काफ़ी कम संख्या में लोग आते हैं, और ज़्यादातर वहाँ केवल मंदिरों में जाने के लिए, जो कि कभी कभी वहाँ खुलते हैं, उसी के लिए लोग आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं वहाँ यातायात के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध कराना चाहूँगी, ताकि लोगों को आने जाने में आसानी हो। और वो उस जिसे परियों का देश कहा जाता है कि परियां वहाँ निवास करती है, ऐसी जगह को देखने के लिए लोग आएँ। और जैसा कि आपने कहा कि पैराग्लाइडिंग वगैरह वहाँ के ट्रेनिंग के लिए उसे बताया जाता है, तो मेरा मानना है कि वो मतलब काफ़ी ऊंची जगह पर वो है, तो मेरा मानना है कि पैराग्लाइडिंग के लिए वो काफ़ी अच्छी जगह है। और आगे अपने मेहनत के बल पर जब मैं आईएएस ऑफिसर के तौर पर कार्यरत रहूँगी आगे, तो मैं चाहूँगी कि मैं उसमें विकास करूँ। जी, तो अभी आप देहरादून में हैं और एक हफ्ते से आप देहरादून में हैं। आपने एक जिक्र किया था बीच में कि यहाँ पे कई सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पे पाँव रखने तक की जगह नहीं है। तो आप देहरादून में अभी कहाँ कहाँ घूमे हैं? क्या हर जगह ऐसी है जहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं है, या फिर कुछ ऐसे भी स्थान है जहाँ जाके आपको कुछ शांति मिली हो और आपको अच्छा लगा हो? जी हाँ, मैंने कहा था कि कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पाँव रखने की जगह नहीं, क्योंकि भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि कई स्थान ऐसे हैं, चाहे कम हैं, लेकिन ऐसे हैं जहाँ की शांति भी है। जैसे गांधी पार्क देहरादून में है, तो मैं वहाँ घूमने गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ घूमकर। सभी लोग बिल्कुल शांति से गार्डन में लेटे हुए थे पार्क में, और बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ की, क्योंकि पेड़ पौधे भी वहाँ काफ़ी मात्रा में थे और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो घूमने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। और कई जगह ऐसे भी है, जैसे कि हम देहरादून का पलटन बाज़ार ही ले सकते हैं, या फिर जो घंटा घर वाली जगह है, वहाँ पाँव रखने तक की जगह भी नहीं है। हम घूम रहे थे तो मुझे इधर उधर जैसे भीड़ भाड़ के बीच में खोने का भी डर रहता है। इसके अलावा आप कहीं और भी गए देहरादून में? हाँ जी, इसके अलावा मैं देहरादून में मालसी डियर पार्क में गई थी, और वो जगह भी काफ़ी सुंदर है। कई तरह के जानवर हमें देखने को वहाँ मिले। जू चिड़ियाघर है वो एक प्रकार का, एंड काफ़ी टाइप के जानवर मैंने देखे, जैसे सांप, शुतुरमुर्ग, और कई प्रकार की चिड़ियाँ वगैरह, जैसे तोते वगैरह जो भी थे, और काफ़ी बड़े बड़े उल्लू गिद्ध भी थे वहाँ, और भी मोर जैसे, और मगरमच्छ, कछुए, काफ़ी प्रकार की बहुत कुछ था वहाँ देखने को।
तो संस्कृति जी, आपसे आखिरी क्वेश्चन करेंगे और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो आप देहरादून में अभी कुछ दिन और रुकेंगे, उसके बाद आप वापस चंबा जाएंगे, आपके स्कूल खुलने वाले हैं। तो देहरादून से आप क्या क्या सीख के जा रहे हैं? देहरादून में आकर के आपने ऐसा नया क्या सीखा जो आपको लगता है कि मैं चंबा में नहीं सीख सकती थी, या कुछ ऐसे अनुभव आपके जो आपको एक अलग सा एक्सपीरियंस दिलाते हैं? देखिए, देहरादून चाहे भीड़-भाड़ वाली जगह है, चाहे कैसा भी है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के मामले में एक स्मार्ट सिटी के रूप में वो जाना जाता है। तो और ऊपर से क्या है कि अब जो ज़माना है वो काफ़ी तेज़, काफ़ी डेवलप हो चुका है, तो मुझे लगता है कि अब हमें ज़माने के हिसाब से चलने की भी ज़रूरत है साथ ही साथ। तो यही सब बातें मैं यहाँ से सीख के जा रही हूँ। अपने बोल चाल के ढंग में थोड़ा परिवर्तन करने की कोशिश करूँगी, और बाकी उठना बैठना जो भी हमारा नॉर्मल लाइफ का जो भी प्रक्रिया रहती है, सब कुछ मैं अच्छे से सीख कर जाना चाहती हूँ। तो आपको बताया संस्कृति मंत्रालय ने कि देहरादून में आकर के बहुत कुछ सीखे भी हैं, और हमें समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर का जब सपना कोई स्टूडेंट देखता है तो वो आईएएस ऑफिसर का सपना पहाड़ों में रहकर पूरा नहीं हो सकता है। उसके लिए हमें प्लेन्स में आना पड़ेगा, शहरों में जाना पड़ेगा, कहीं कोचिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, यूपीएससी का एग्ज़ाम, उसके बाद ही हम आईएएस बन सकते हैं। तो लगातार संस्कृति मंदरवाल जी अभी इंटर में है, इंटर की लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं मेरिट में स्थान लाने के लिए, और हम भी यही चाहते हैं कि भविष्य में आप एक अच्छे आईएएस ऑफिसर बने और अपने क्षेत्र के, अपने ज़िले के, अपने राष्ट्र के विकास के लिए अपनी भूमिका निभाएं। आज आप हमारे साथ स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले कार्यक्रम में हम पुनः आपका स्वागत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।